तो हेलो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैद्युत विभव एवं धारिता पे तबाही मचाने वाले हैं, यानी हर तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज हुए हैं, सारे फार्मूले पे ऐसे न्यूमेरिकल उठाने वाला हूं जो 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस पूरा पूरा है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको इस न्यूमेरिकल को समझाते दौरान अगर लगे ना भाई कि कहीं रटा रहा हूं या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो छोड़ के चले जाना, कभी मत देखना। और अगर मजा आ जाए, समझ आ जाए, तो हमेशा इस चैनल को फॉलो करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। इस चैप्टर पे हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में इसके पूरे कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, हर एक चीज को क्लियर किया है, यानी पूरी तरह से वन शॉट में मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग वन शॉट वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, एकदम बेसिक से कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। मैं सवाल को कराऊं उससे पहले क्वेश्चन के लेवल को देख लो। शुरू में एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल का लेवल डेंजर होता जाएगा, वैसे वैसे सवाल का लेवल क्या हो जाएगा, एकदम भव्य रूप लेता जाएगा सवाल का लेवल। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल लेके आऊं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं, ठीक है। ऐसी चीजें जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सवाल की लेवल्स देखो आप, ठीक ना, ऐसे ऐसे सवाल की क्या बताऊं, आगे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले सवाल से। तो सबसे पहले बेसिक सवाल मैंने लिया है। अब सवाल को करूं उससे पहले मैं हल्का जन्म करते हो कि मैं हल्का बेस जरूर बताता हूं कोई भी चीज का। अगर आपका संधारित्र इस तरह से अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर इस तरह से जुड़ रहा है, तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर नहीं जानते तो वन शॉट वाला वीडियो मेरा कॉन्सेप्ट वाला देखना जा करके, ठीक है। यहां थंबनेल दिख भी रहा होगा। अब अगर मान लो C1 नाम दे दो, इसे C2 नाम दे दो, इसे C3 नाम दे दो, तो जब श्रेणी क्रम में धारिता यानी संधारित्र इस तरह से जुड़े होते हैं तो फार्मूला बनता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और जितना जुड़ेगा उतना आगे चलता जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज भाई अगर इस तरह से एक के बाद एक न जुड़ करके आमने सामने जुड़ जाए, तो इस तरह से आमने सामने जुड़ जाए, तो दिख रहा है, इस तरह से जुड़ जाए तो आमने सामने, तो अगर मैं इसे C1 C2 नाम दूंगा, तो आमने सामने अगर जुड़ जाएंगे तो सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा। C निकालने की, धारिता निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, C1 और C2 को जोड़ दो, बस सीधे धारिता निकल जाएगी। अब मैं सवाल करके दिखाता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो यहां पे आपके पास क्या दिया है, 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड का क्या दिया है, धारिता दिया गया, यानी एक तरह से संधारित्र दिया गया है, ठीक है। कितनी संधारित्र दी गई है, 4। तो नाम ले लो C1 C2 C3 C4 नाम ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। तुल्य का मतलब होता है टोटल, तुल्य का मतलब टोटल, ठीक है। कुल धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता कितनी होगी। फिर उसके बाद कहता है, धारिता निकालने के बाद कहता है कि अगर A और B के बीच में, A और B के बीच में अगर 20 वोल्ट की विभव लगा दी जाए, A और B के बीच में, यानी टोटल पे कितना विभव आ जाए, 20 वोल्ट का विभव आ जाए, तो बताओ A और B में संचित ऊर्जा कितनी है, A और B के बीच में संचित ऊर्जा कितनी है। तो ध्यान से समझो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, टोटल धारिता। तो कैठो है, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए कुल धारिता जब आप सॉल्व करोगे तो तुल्य धारिता क्या लिखते हैं, 1/C, श्रेणी क्रम में रहेगा तो बटे में लिखा जाएगा। कैठो है, 4 लोग हैं, तो 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4, इतना कर दो। फिर 1/C लिख दो। 1/C1 का वैल्यू कितना है, 4, प्लस इसका वैल्यू कितना है, 4, इसका वैल्यू कितना है, 4, प्लस इसका वैल्यू कितना है, 4। अब इतना तो 12th में हो, इतनी तो बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को 100 में 100% आता होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि बटे के नीचे अगर सेम दिखे तो उसे एक बार लिख दो। बटे के नीचे में जैसे 4 4 4 4 सेम दिख रहा है तो उसे एक बार लिख दो, लिख दिए। अब ऊपर में जो बचा उसे जोड़ दो, 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार जोड़ दिए, तो 1/C = कितना हो गया, 4/4 हो गया। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, 1/C निकालना है या C, तो कहोगे C निकालना है। धारिता किसको बोलते हैं, C को बोलते हैं। आप मेरा वो वीडियो देखोगे तो आपको पता ही है, ठीक है। नहीं देखे तो जरूर देखना, ठीक है। तो पलट दोगे तो C/1 हो जाएगा, और 4/4 को पलटोगे तो 4 ही रहेगा। अब बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो C बराबर कितना गया, 4 × 4, यानी 1 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 1 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप कहोगे सर जी हमारा आंसर तो 1 माइक्रोफैरेड आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, संचित ऊर्जा भी पूछा गया है। लगे हाथ क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि संचित ऊर्जा बता दीजिए क्या होगा। तो संचित ऊर्जा कैसे निकाला जाए सर जी, संचित ऊर्जा कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं संचित ऊर्जा कैसे निकाला जाएगा। पहले इसे हटा देता हूं, ठीक है, इसे थोड़ा सा मिटा दिया जाए। तो संचित ऊर्जा निकालने का जो फार्मूला होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। किसी भी धारिता के बीच का अगर संचित ऊर्जा निकाला जाए, क्या निकाला जाए, संचित
ऊर्जा की अगर बात करें तो उसे यू से इंडिकेट करते हैं और फॉर्मूला होता है हाफ सी भी स्क्वायर। तो अब सी तो आपको पता चल चुका, कितना है सी भैया, सी आपको मिल चुका है, सी 1 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रोफैरेड को माइक्रो में बदल दो, माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल दो, माइक्रो हटाओगे तो गुणे में 10 घाते -6 आ जाएगा। अब ये आ गया फैरेड, ये बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, 1/2 लिखो, गुणे करो। सी का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 गुणे 10 घाते -6। भी कितना है 20 वोल्ट, गुणे में लगा दो 20, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर। अब इसे हल करो, 1/2 गुणे 1 गुणे 10 घाते -6, 20 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, डबल 0, 400 हो जाएगा। और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 200 बचेगा। यानी कुल मिला के आपके पास 200 गुणे 10 घाते -6। अब ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, इतने पे छोड़ दो, या 2 जीरो और हटाओगे तो 10 घाते क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतने पे छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। अब सवाल देखो, क्या यहां तक क्लियर हुआ। अब इस पहले सवाल को ही मैंने जानबूझ के उसमें संचित ऊर्जा इसलिए ऐड कर दिया क्वेश्चन में, ताकि आपको पहले से ही संचित ऊर्जा निकाली कैसे जाती है वो फिनोमेना आपको पता हो। समझ आई मेरी बातें, कि दो लोगों के बीच में कैसे निकाली जाती है। संचित ऊर्जा निकालने के लिए आपको सी का वैल्यू पता होना चाहिए और भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, भी पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सवाल के लेवल को थोड़ा सा और हाई करते हैं। इस बार अगर ध्यान से देखा जाए तो इस डायग्राम में, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें आप, तो यहां से लेके यहां तक अगर देखा जाए तो एक दोनों जो संधारित्र हैं किसमें, आपस में आमने सामने समांतर में है, समांतर यानी पैरेलल क्रम में है। तो अगर दो संधारित्र समांतर हैं और इधर जब इन्हें हल करोगे, समांतर हल करने के बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखो हल करने का मतलब होता है दो लोगों को हल करोगे तो जुड़ के एक हो जाएंगे, जुड़ के एक हो जाएंगे। जब जुड़ के एक हो जाएगा तो ये जो दो लोग हैं जुड़ के जब एक हो जाएगा, और एक पहले से इधर है, एक पहले से इधर है, तो अब ये दोनों श्रेणी में दिखने लगेंगे। तो पहले हम समांतर वाले को हल करेंगे। किसको, कभी भी आपको श्रेणी और समांतर दोनों दिखे तो कोशिश करना पहले समांतर वाले को खत्म कर लो। किसको खत्म कर लो, समांतर वाले को। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। जब इसे हल करोगे तो आप नेमिंग करना चाहो तो आपकी मर्जी कर सकते हो, जैसे C1, C2, C3 नेमिंग कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालना है। हो सकता है इसमें भी क्या कहते हैं, आपको संचित ऊर्जा दे दे निकालने के लिए, भी का वैल्यू देके। ठीक है, अब तुल्य धारिता निकालने के लिए बोल रहा है, तो जरा सोचो मेरे भैया कि ए और ए दोनों जो है समांतर में है, C2 और C3। तो जब इसे हल करोगे तो आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि मैं सबसे पहले किसे हल करने जा रहा हूं। तो C2 और C3 क्या है, C2 व C3 परस्पर किसमें है, समांतर क्रम में स्थित है। किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो नॉर्मल सीधे सीधे जोड़ देते हैं, बटे में लिखने की जरूरत होती नहीं है। C2 प्लस C3 जोड़ दोगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, धारिता मिल जाएगा, C मिल जाएगा। अब एक सवाल कहता हूं कि यहां C लिखना सही रहेगा या C डैश लिखना सही रहेगा। तो अब मेरी बात सुनना, क्या इन दोनों को हल करने के बाद क्या अब हल नहीं करना है, या कुछ अभी इनको हल करने के बाद भी बचा हुआ है। तो कहोगे अभी बचा हुआ है, बचा हुआ है यानी अभी फाइनल नहीं पहुंचा है। जब फाइनल नहीं पहुंचे हैं तो इस सूर्य वालों को जो हल कर रहे हैं तो बराबर में जो आएगा उसको हम C डैश नाम दे देते हैं फिलहाल के लिए। अब जब हम इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, C डैश बराबर C2 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, प्लस C3 का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड। अब C डैश का वैल्यू मिल गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे A दिख रहा है, देखो पूरी तरह से डिकोड कर रहा हूं, रटाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, ठीक ना। आप लोग ध्यान से देखो, 100% क्लियर हो जाएगा। ये चीज है, अभी दो लोग थे, हल हो गया तो कितने बचे, एक बच्चा। हल होने के बाद कितना हो जाता है, एक हो जाता है। हल होने के बाद एक हो जाता है। अब इसका नाम क्या है आपका C1, और इसका जो नया निकल के आया है नाम वो C डैश है, हाँ या ना। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, C1 और C डैश क्या है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। तब एग्जामिनर को तुम बता सकते हो यहाँ पे कि ये पहला पॉइंट हो गया। अब बता सकते हो कि C1 व C डैश किसमें है, परस्पर श्रेणी क्रम में स्थित है। किसमें बच्चा, श्रेणी क्रम में स्थित है। अगर इस श्रेणी क्रम में स्थित है, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, बटे में लिखना होता है, यानी C1 को 1/C1 लिखना होगा, प्लस C डैश को 1/C डैश लिखना होगा। अब बराबर में क्या आएगा, 1/C। अब C लिखना सही होगा या C डबल डैश लिखना सही होगा, क्योंकि डैश यूज किए हैं, तब इसके बाद डबल डैश आने की बारी है। तो क्या इनके बाद और कुछ हल करने की है क्या बाकी, नहीं ना, तो अब तुम C लिख सकते हो। है ना मजेदार, एक एक छोटी छोटी चीजें क्लियर कर रहा हूं मैं। मेरे चैनल पे याद रखना मेरे भाई, मैं कसम खा के कह रहा हूं आप लोगों को बहन भैया, कि रटने का काम तो होगा ही नहीं।
बिल्कुल रटने वाला काम नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा 1/C1। अब C1 को तुम क्या लिख सकते हो, C1 अभी जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 5 है। C1 कितना है, 5। तो यहाँ आ जाएगा बटे के नीचे 5, और यहाँ पे कितना है, C डैश तो निकला ही है 5। हल करो, नीचे का क्या है, सेम है, तो सेम को उतार दो, बचा क्या ऊपर में 1+1। तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। तो इसे सही तरीके से लिखोगे तो पलट के लिखोगे तो C/1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और इतना तो आपको सेंस है कि बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर इसे हल करोगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4, 2.5 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा। यही इसकी तुल्य धारिता होगी, ठीक है। अतः करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता 2.5 माइक्रोफैरेड है। बस इतना कर देने पे एग्जामिनर आराम से खुश होकर आपको मार्क्स दे देगा। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर हुआ। अब कहानी आगे लेके चलते हैं। सवाल थोड़ा सा और हाई लेवल का चला गया। अब देखने पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार पहले किसे करें। अगर आप ध्यान से देखो तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है कि नहीं। अगर ये ऐसे करके जा रहे हो तो यहाँ पे देखो एक ज्वाइंटर है, इधर से जा रहे हो तो यहाँ एक ज्वाइंटर है कि नहीं, ज्वाइंट है। अगर ध्यान से सोचो कि ऐसे सोच रहे हो कि हम ऐसे कर दें आमने सामने समांतर, तो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि ऊपर में 2 लोग हैं। तो पहले इन दोनों को एक अकेला बना लो। इन दोनों को अकेला बना लोगे तो एक नया डायग्राम जो दिखेगा, ये 2 लोग जो होंगे वो नया डायग्राम C डैश के साथ दिखेगा, ऐसे यहां दिखेगा, ऐसे कुछ इस तरह, यहां भी कुछ है, कुछ इस तरह दिखने लगेगा। तो पहले इन दोनों को हल करते हैं। तो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो नाम देना चाहे दे सकते हैं। इसे C1 कह देते हैं, इसे C2 कह देते हैं, इसे C3 कह देते हैं, इसे C4 कह देते हैं। तो C1 और C2, ये जो C1 और C2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो आप इसे आराम से एग्जामिनर को स्टेटमेंट में अगर लिख के दिखाना चाहते हो तो आराम से ऐसे दिखा सकते हो कि भैया जब आप इसे सॉल्व करोगे यानी हल करोगे तो दिखा सकते हो कि मेरा C1 व C2 किस में है, परस्पर श्रेणी क्रम में स्थित है। अगर इस श्रेणी क्रम में स्थित है तो श्रेणी क्रम को बटे में लिखा जाता है, यानी C1 को आप 1/C1 लिखोगे, C2 को 1/C2 लिखोगे, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1/C। क्या इन दोनों को हल करने के बाद क्या सारा खत्म हो जाएगा, हल करने की जरूरत नहीं है, या इनके बाद भी हल करने की जरूरत है। कहोगे इन दोनों के बाद भी हल करने की जरूरत है। अगर हल करने की जरूरत है तो यहाँ पे C डैश लिख सकते हैं, पहले में C लिखना सही नहीं है, C फाइनल के समय लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसे हल करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 1/C डैश बराबर 1/C1 का वैल्यू कितना है, 2, प्लस इसका वैल्यू कितना है, 2। अब जरा सोच के देखो भैया, नीचे सेम है तो उतर गया, ऊपर में क्या होता है, 1+1। इसे हल करेंगे आप तो 1/C डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। काटोगे तो 1 आ जाएगा, पलटोगे तो क्या हो जाएगा, C डैश, और इधर 2/2 ही रहेगा पलट के, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और 2 को 2 से काटोगे तो 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, C डैश का वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो डायग्राम था कुछ इस तरह दिखने लगा। C डैश कितना मिल गया, 1 माइक्रोफैरेड मिल गया, और यहाँ पे कितना है, 5 माइक्रोफैरेड है, और यहाँ कितना है, 6 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों को ध्यान से देखो तो आमने सामने है कि नहीं। अभी किस में आ जाएंगे, समांतर में आ जाएंगे। जब ये समांतर में आएंगे तो 2 लोग जो दिख रहे हैं वो 1 हो जाएंगे, 2 लोग जो दिख रहे हैं वो 1 दिखने लगेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, देख लो पूरा मैं डिकोड कर रहा हूँ। जो 2 लोग दिख रहे थे ये वाली लाइन आपस में चिपक जाएंगी, 1 हो जाएगा, और इसका नाम पड़ जाएगा C डबल डैश। डबल डैश क्यों, क्योंकि इसके बाद भी अभी एक बचा है हल करना। फिर ये पूरा ध्यान से देखो तो श्रेणी क्रम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो अब इसे जब हम हल करेंगे तो एग्जामिनर को भाई स्टेटमेंट लिख के दिखाना होगा। अभी हमने C डैश निकाला तो C डैश और ये वाला C3 जो है, C डैश व C3 किस में है, समांतर क्रम में स्थित है। समांतर को तो नॉर्मल जोड़ देते हैं, C1 और C3 को नॉर्मल जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C लिखें या C डबल डैश। तो क्या इन दोनों के बाद भी अभी कुछ बचा है हल करने के लिए, तो कहोगे हाँ ये साइड वाला बचा है।
बचा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ धीरे धीरे तुम्हें पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, एकदम अच्छे से फील हो रहा होगा कि सर कर कैसे रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे सीखते तो हैं बच्चे लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो टीचर खुदा कंफ्यूज रहता है, बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूजन यहां नहीं होगा इस चैनल पे, समझ आई मेरी बातें। इन सारी चीजों का नोट्स अगर चाहते हो तो मैं ऐप लॉन्चिंग की खुशी में क्या किया हूं, टॉपर नोट्स पूरा फ्री कर दिया हूं। तो वहां जाकर के आप नोट्स ले सकते हो, प्ले स्टोर पे विजय सर 24 सर्च करना, ठीक है। और 25 तारीख को मेरा क्या आ रहा है, संकल्प 2027 का जो बैच आ रहा है बहुत ही कम कॉस्ट में आ रहा है, उसे लेना मत भूलना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वहां पे एकदम डिटेल में चैप्टर वाइज हर एक चीज अब 5 साल के पीवाईक्यू के साथ समझाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डैश कितना है आपके पास, सी डैश अभी जस्ट निकला 1 माइक्रोफैरेड प्लस C3 कितना है 5। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका हो गया 6 माइक्रोफैरेड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो डबल डैश आया वो कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरेड आ गया। सी डबल डैश कितना आ गया, यहाँ पे डबल डैश लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डबल डैश कितना आ गया भैया, 6 माइक्रोफैरेड। अब ये सी डबल डैश और यहाँ पे जो C4 है ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तब अगला दिखा दो कि सी डबल डैश तथा C4 किस में है, श्रेणी क्रम में स्थित है। अगर इस श्रेणी क्रम में भैया स्थित हैं तो क्या लिखोगे आप, श्रेणी क्रम को बटे में लिखा जाता है, यानी सी डबल डैश को आप बटे में लिखोगे प्लस C4 को भी बटे में लिखोगे और यहाँ क्या हो जाएगा 1/c। अब क्या सी पे डैश लगाऊं या खत्म, खेल खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो फाइनल आएगा आपका। तो इसका वैल्यू कितना है 6, इसका वैल्यू भी कितना है 6। अब नीचे का सेम है कि नहीं, तो उतर जाएगा नीचे वाला और ऊपर में बचा 1 + 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल करोगे तो आ जाएगा आपका 1/c = 2/6। पलटोगे तो कितना हो जाएगा, c बराबर 6/2। पलटेगा तो ये 6 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा और नीचे में जो 1 ऊपर में है 1 नीचे हो जाएगा, c नीचे था तो ऊपर, और नीचे में जन्म करते 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ बार बार, ठीक है। अब इसे हल करो, 2 तिहाई 6, 3 माइक्रोफैरेड आएगा। अतः करके लिख सकते हो कि ए और बी के बीच की जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 3 माइक्रोफैरेड की होगी। बताओ क्या ये सवाल कठिन लगा मेरे दोस्त, ईमानदारी से आप ही लोग बताओ, क्या ये कठिन है कि नहीं, नॉर्मल सवाल है कि नहीं, इजी सवाल बताइए आप ही लोग, इजी है कि नहीं, नॉर्मल इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस सवाल के लेवल को थोड़ा सा और हाई कर देते हैं, इस सवाल के लेवल को थोड़ा सा और हाई कर देते हैं। इस बार ए और बी है, यहां आ गया, जहां पे ज्वाइंटर होता है ना उसे देखो, विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ोगे ना तो इसे जंक्शन पॉइंट कहते हैं, संधि बिंदु। जल्द मिला फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का 1 शॉट आने वाला है, चिंता मत करिए, ठीक है। 2 चैप्टर पूरा 1 शॉट मैंने डाल दिया है, ठीक है। पहला चैप्टर का 1 शॉट नहीं दिखेगा, पूरा पहला चैप्टर का क्या है, टॉपिक बाई टॉपिक डाला हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर पूरा 1 शॉट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं डालूंगा 1 शॉट, जल्द डाल दूंगा। उसका टॉपिक डाल दिया हूँ, इसलिए मैंने सोचा जब वहां टॉपिक डाल दिया हूँ तभी थोड़ा आगे का क्लियर कर लेते हैं हम लोग यहाँ तक। अब इसको कैसे किया जाए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। आप फोकस करिए इधर, जब भी इस तरह से बीच में दे दे तो ये वाली जो लाइन जा रही है, यानी इधर वाला क्या है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में समांतर नहीं है। आप ये मत समझ लो आमने सामने है तो समांतर, समांतर तब होगा जब यहां से निकलने वाली ये पॉइंट, यहां से निकलने वाली ये पॉइंट जब आपस में ऐसे कनेक्टेड हो जाएगी तब समांतर होंगे। ये बात बेसिक चीज आपको खुद ही पता है, 10th क्लास में सब सीरीज पैरेलल आराम से सीखे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोनों क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। आप देखो ना, यहीं से पानी बहवा के देखो ना, कहीं पानी बट रहा है क्या, नहीं बट रहा है, आराम से चला जा रहा है कि नहीं, पाइप से आराम से चला जा रहा है कि नहीं, पाइप से जा रहा है कि नहीं। लेकिन समांतर में क्या होगा, अगर आपस में 2 लोग ऐसे हों मान लो, तुम सोच रहे हो कि वो समांतर, देखो मैं प्रूफ करता हूँ समांतर नहीं है। अगर ऐसे करके 2 लोग हों, ऐसे करके, अब यहाँ से तुम पानी भेजो, ये पानी की पाइप है मान लो, आराम से चला जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को लेकिन अगर ऐसे कर दूं, पूरी तरह से ज्वाइंट कर दूं, अब पानी भेजो, अब पानी देखो, जैसे ही पानी इस पाइप से जाएगा तो यहाँ ज्वाइंटर आ गया, कुछ पानी इधर निकल जाएगा, कुछ पानी इधर निकल जाएगा, बट गया कि नहीं पानी। तो जब बट जाएगा तो समांतर है, नहीं बटेगा तो श्रेणी में है। ये सब बेसिक चीजें जानो, ठीक है। अब इसे हल कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से आप इसे हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करना है हल, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, आराम से एकदम। तो इनको पहले हम नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4, आगे पीछे कुछ भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन दोनों को हल करेंगे तो जरा सोचो, ये 2 लोग जो दिख रहे हैं वो 1 लोग में बढ़ जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना। ये जो 2 लोग दिख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे इस तरह से जो 2 लोग दिख रहे हैं, हल होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको बता ही चुका हूँ, हल होने के बाद क्या होता है,
एक लोग बचते हैं, जुड़ जाते हैं, हल होने के बाद कितने लोग बचेंगे, एक लोग बचेंगे। ठीक है, उसी तरह इधर वाले को दोनों को हल करेंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इधर वाले को हल करेंगे तो इधर में भी एक बचेगा। अब देखो ये दोनों समांतर हो गए, इधर से कहीं से भी अगर तुम पानी बहवाते हो, मान लो यहाँ से एक पाइप ज्वाइंट करके पानी बहवाते हो, तो पानी इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, बढ़ गया ना पानी, बढ़ गया ना, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। यानी इन दोनों को पहले श्रेणी में हल करेंगे, इन दोनों को श्रेणी में हल करेंगे, फिर समांतर कर देंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हल करते दौरान, जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे C1 और C2 क्या है, C1 व C2 परस्पर श्रेणी क्रम में स्थित है। अश्रेणी क्रम में होता है तो बटे लिखना पड़ता है, 1/C1 प्लस 1/C2। अब बताओ क्या 1/C से काम चलेगा या डैश लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात डैश लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/C डैश 1/C1। अब C1 कितना है 8, यहाँ भी कितना है 8, हल करोगे तो आ जाएगा 1/C डैश बराबर, नीचे का सेम है उतर गया 8, ऊपर में क्या हो जाएगा 1/1, पलट दोगे एक और एक जुड़ के 2 हो जाएगा, पलट दोगे तो कितना हो जाएगा C डैश बटे 1, और वो पलटेगा तो कितना हो जाएगा 8/2, और नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, काटोगे तो कितना हो जाएगा, C डैश का वैल्यू सीधे सीधे 2 चौके 8, 4 माइक्रोफैरेड आ गया। यानी यहाँ का वैल्यू कितना आ गया 4 माइक्रोफैरेड, किसका C डैश का। अब इधर वाला निकाल लेंगे जब दोनों को, तो एक बन जाएगा अकेला, यानी C3 और C4 को निकालेंगे पहले। किसको निकालेंगे, C3 और C4 को। यहाँ मैं कलर चेंज करके निकाल दे रहा हूँ लाइन खींच के, आपका कॉपी है आप एकदम सीरियल बाई से नीचे नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे लाइन खींच के आप भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, C3 व C4 क्या है, ये भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में स्थित है, तो इसको भी बटे में लिखना होगा 1/C3 प्लस 1/C4, और बराबर में क्या हो जाएगा 1/C। क्या C पे छोड़े, क्या इसको हल करने के बाद खत्म हो जाएगा या अभी और है, तो इसको हल करने के बाद अकेला होगा, फिर इन दोनों का हल होगा। इसका मतलब यहाँ C लिखना सही नहीं है, यहाँ C डबल डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे C डबल डैश बराबर 1/C3, C3 कितना दिया है ये देखो, C3 15 माइक्रोफैरेड, 15 प्लस इसका वैल्यू कितना है 10 है, देख लीजिए मैं नीचे कर देता हूँ, कितना है 10 है कि नहीं। अब इसे हल करेंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा दोस्त, हल करने के बाद 1/C डबल डैश 10 एक कम 10, नीचे का सेम नहीं है तो इसका इधर गुणा, इसका इधर कर सकते हो, या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो 10 एक कम 10, 15 एक कम 15, नीचे 10 और 15 का गुणा करोगे तो 150 हो जाएगा, हल करोगे तो आ जाएगा C डबल डैश बराबर 25 हो जाएगा, 15 10 25 और यहाँ हो गया 150, पलटी मारोगे तो क्या हो जाएगा C डबल डैश ऊपर नीचे 1, 150 ऊपर 25 नीचे, 25 चौके 100 होगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, यानी 6 बार में कट जाएगा। तो C डबल डैश का वैल्यू कितना मिल गया 6 माइक्रोफैरेड। अब आप ध्यान से देखो तो C डैश मिल गया आपको कितना, इतना, और C डबल डैश मिल गया आपको इतना। अब यहाँ का वैल्यू कितना मिल गया 6 माइक्रोफैरेड। अब ये क्या है समांतर में है, तो अब यहाँ पे आप दिखा दो, यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हो कि C डैश और C डबल डैश, C डैश व C डबल डैश किस में है, समांतर क्रम में स्थित है। तो समांतर क्रम में तो नॉर्मल जोड़ दिया जाता है, C प्लस C डबल डैश नॉर्मल जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा C मिल जाएगा, और इन दोनों के बाद हल करने की जरूरत नहीं है। तो C डैश बराबर हो जाएगा, C डैश का वैल्यू कितना है गुरु, C डैश का वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड, और C डबल डैश कितना निकला है 6 माइक्रोफैरेड, जोड़ दोगे तो हो जाएगा सीधे सीधे 10 माइक्रोफैरेड। बताइए ईमानदारी से समझ आया या नहीं। यहीं पे अगर घुमा के बोल देता कि संचित ऊर्जा निकालो तो क्या करते, बस आपको विभव दिया रहता, C निकल गया, आराम से निकाल लोगे जैसे शुरू में किया था मैंने। अब बताइए कोई दिक्कत सवाल में, 1% इतना घुन्नी सुई की नोक के बराबर भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं कहानी को, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस सवाल के लेवल को देखिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं सर यहाँ दिक्कत हो सकता है, देखिए कह रहा है ये ना चित्र का, ये जो चित्र है ना चित्र की संख्या, यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना। ए और बी के बीच की तुल्यधारिता ही ज्ञात करनी है, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ थोड़ा सा बचा है क्रिस, इसीलिए तुम्हारे पे मैसेज कर दिया हूं मैं,
हाँ एक तो इस पे आने के लिए, हाँ देखो व्हाट्सएप पे कर दिया है, ठीक। अब इस क्वेश्चन के लेवल को देखो। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो अब एकदम इजी आपको समझ में आने लगा होगा कि पहले हमें इस श्रेणी क्रम को हल करके एक तार बनाना होगा, मतलब एक संधारित्र बनाना होगा। फिर जब एक संधारित्र बन जाएगा तो कैसा दिखेगा, ए पॉइंट है, जब ये दो थे तो एक बन जाएगा, तो जाहिर सी बात कुछ नाम दोगे सी डैश का, क्या नाम दोगे, सी डैश का, इस तरह से। और यहाँ पहले से ही एक है और यहाँ से एक पहले से है बी वाले पॉइंट पे। तो जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में हल करोगे, ठीक है, तो हल करने के बाद सी डैश मिलेगा और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे तो समांतर बन जाएंगे। फिर इन दोनों को हल करोगे, इन दोनों को हल करोगे तो फिर एक बन जाएगा, यहाँ पहले से ही है, और ये जो एक बनेगा ये सी डबल डैश नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और ये तीनों फिर श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, सवाल हल हो जाएगा। बताओ समझ आया या नहीं। तो इसे SW में दो। कौन कौन ऐसा मेरा पक्का, ईमानदार, समझदार और जज्बे वाला स्टूडेंट जो होगा वो 100 में 100% इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेगा। और मैं पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा करता हूं कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करोगे, दोगे। पक्का ना, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस पहले, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब अगले सवाल के लेवल की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें 7 सेट में, सेट नंबर याद नहीं आ रहा है, उन 7 सेटों में से किसी एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पैटर्न को समझ जाओगे ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का कर लोगे। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि दर्शाइए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी है। यानी ये जो संधारित्र है इसमें संचित ऊर्जा कितनी है। संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा जो है उसको हम U से इंडिकेट करते हैं और फार्मूला होता है हाफ CV²। तो ध्यान से देखा जाए तो हाफ है, C आपके पास है कितना 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 गुणे माइक्रो हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। भी बस आपके पास नहीं है, अगर भी पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो भी कहाँ से निकलेगा, ये लोग क्या आए हैं, अचार डालने थोड़ी ना आए हैं। ये जो प्रतिरोध और करंट आई है, ओम्स लॉ पढ़े होंगे, तो ओम्स लॉ में क्या होता है, अगर भी निकालना है तो क्या होता है I × R होता है। तो I तो आपके पास है, I कितना है आपके पास 2, R बस निकालना है। तो R कहाँ से निकलेगा, ये देखिए किसमें है, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देख लो यहाँ से पानी बहवा के देख लो, इस तरह से आराम से फ्लो हो रहा है, कहीं बट नहीं रहा है, पानी श्रेणी क्रम में है, ठीक ना। तो 2 3 5 श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, R निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 10 ओम हो जाएगा। तो R मिल गया आपको 10, हल करोगे तो वोल्टेज हो गया 10 दूनी 20 वोल्ट। कितना हो गया 20 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो हल करोगे इसे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे U आपको मिल जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपके पास सीधे 10⁻⁻⁶। 20 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा सीधे सीधे 400, ठीक है। तो U बराबर हो जाएगा 400 गुणे 10⁻⁻⁶ जूल। ये आपका आंसर है। एक बात और बता देता हूँ, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 2 जीरो है, 2 जीरो हटाओगे तो 2 जीरो क्या होगा, पॉजिटिव में +2 होगा। 2 जीरो हटाने का मतलब यहाँ 6 जो है ना 10⁻⁻⁶, यहाँ पे प्लस में 2 जुड़ जाएगा। या ये कह लो कि 10⁻⁻⁶ है तो बचेगा 10⁻⁻⁴। तो कितना बचेगा 10⁻⁻⁴ जूल, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ ये प्रश्न। मैंने बोला ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। अब बताओ आराम से इसे कर लोगे या नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लेवल को अगर ध्यान से देखो तो इस बार क्वेश्चन क्या, अगर रुक जाओ इसको करने से पहले एक डायग्राम वाला इसको कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ, ये चित्र नंबर दिया है, इसको छोड़ दो। स्थिर अवस्था में दोनों संधारित्रों पे, एक संधारित्र यहाँ है, एक संधारित्र यहाँ है, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश कितना होगा। आवेश तो जो यहाँ पे होगा वही आवेश इतना होगा, यानी आवेश जो यहाँ दिखेगा वही सेम आवेश यहाँ भी दिखेगा। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होगा, आवेश समान होता है, जितना यहाँ आवेश दिखेगा उतना ही यहाँ दिखेगा, यानी आवेश चलो आराम से निकल जाएगा। अब आती बारी कि दोनों संधारित्र पर विभव भी निकालना है, यानी इस पे भी विभव निकालना, इस पे भी विभव, यानी V1 और
V2 निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लेकिन याद रखना इसे अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे अगर अच्छे समझे नहीं तो कैसे करना है ध्यान से समझो। आवेश निकालना है तो आवेश निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी होता है, हाँ या ना। फार्मूला होता है आवेश निकालने का ये। एक और फार्मूला होता है, मैं दिखा देता हूं, ओम्स लॉ वाला अगर लगाओगे तो ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू V बटा आई। अब आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R। V वोल्टेज आपको यहाँ दिया हुआ है 12 वोल्ट। अगर प्रतिरोध निकल जाए तो काम हो जाएगा। अभी प्रतिरोध कहाँ मिलेगा, इसमें नहीं, यहाँ मिलेगा प्रतिरोध। तो यहाँ से अगर एक कहीं से भी हम फ्लो करा दें, मान लो यहाँ से अगर पानी बहवाएं, आराम से ऐसे बह करके निकल रहा है, यानी ये तीनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। यानी ए वाला तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध निकालेंगे। इसे हल जब करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रतिरोध R निकालेंगे। तो R क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 1 ओम। जोड़ दोगे तो सीधे सीधे R आपके पास मिल जाएगा, कितना हो गया, 5 6 12 12 हो गया। कितना ओम हो गया, 12 ओम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 12 ओम हो गया गुरु, तो आपको करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट आई। तो आई का फार्मूला क्या है आपका, वहां देखिए V बटा R है। अब अगर ध्यान से देखो तो V आपके पास कितना दिया है, 12 वोल्ट। तो 12 रख दो यहाँ, अब 12 हो गया यहाँ। हल करने पे आई सीधे सीधे आपको कितना मिल गया, 1 एम्पियर मिल गया। करंट कितना मिल गया, 1 एम्पियर मिल गया। अब आप कहोगे करंट क्यों लिया आप लोगों ने, क्या जरूरत पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको, थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ तक समझ आया नहीं, पहले बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो। ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट ए वाला, और ये जो जंक्शन पॉइंट है ए वाला, इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज कितना है ये पता लगा लेते हैं। इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज पता लगाने के लिए क्या चाहिए मुझे, करंट चाहिए और प्रतिरोध। तो इन दोनों पॉइंट पे निकालना है, तो इस प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं है, इस प्रतिरोध पे फोकस करो, 10 और 6 पे, ठीक है। तो इन दोनों पे अगर वोल्टेज निकालोगे, यानी यहां पे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 5 ओम व 6 ओम के बीच विभवांतर या विभव। तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, I इंटू R होता है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I कितना है आपके पास, 1 एम्पियर, और R कितना है, इन दोनों में निकालोगे तो 6 और 5 जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कुल मिला के विभव कितना हो गया, यानी वोल्टेज कितना हो गया, 11 वोल्ट। अब जैसे ही V निकल गया तो हमें इसके लिए और इसके लिए आवेश चाहिए, ठीक ना। तो आवेश निकालने का जो फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, आवेश का फार्मूला होता है C इंटू V होता है। अगर नहीं पता तो आप जान लो, मेरे वीडियो को कॉन्सेप्ट वाले को सीखोगे ना, तो सबसे पहला फार्मूला जो मैंने बताया था वो C इज इक्वल टू क्यू बटा V बताया था, ठीक ना। C इज इक्वल टू क्यू बटा V, तो V इधर कर दोगे तो Q मिल जाएगा। अब तुम्हें अगर V मिल चुका 11, अब Q चाहिए, तो C तो चाहिए ना बॉस। तो C कहां से निकलेगा, जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता C जो होगी, अब वो श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता क्या होगी, 1/C इज इक्वल टू 1/, पहला कितना है 2, फिर दूसरा कितना है 3। अब इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6। हल करोगे तो आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 5 बटा 6। पलटी मारोगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे 5 माइक्रोफैरेड। ये आपको C मिल गया। जैसे ही आपको C मिल गया तो बड़ा इजी तरीके से Q निकल जाएगा। तो आवेश Q जो होगा, लिख देते हैं थोड़ा, जो आवेश Q जो होगा वो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V होगा। तो Q बराबर C कितना है आपके पास, 6 बटे 5 गुणे V कितना है 11। अब हल करोगे तो हो जाएगा सीधे सीधे 11 छक्का 66 अब बटे 5। तो हल करोगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 दहा 50, 12 दशमलव को समथिंग आएगा, 12 दशमलव, देख लेते एक बार करके, 66 5 5 एकम 5 एक गया, 6 उतरा, 5 तिहाई 15, 1 बचा, दशमलव उतरा 0, 5 दूनी 13.2 है। कितना आ जाएगा, 13.2। अब आवेश से आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम आ जाएगा, 13.2 कूलाम आ गया। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। अब जब भैया आपको आवेश पता चल गया, आवेश पता चल गया, तो अभी जस्ट आपको यहाँ पे देखिए, जस्ट आप देखिए आपको निकालना क्या है। अगर मैं नाम दे दूँ इसे
इस वाले को C1 धारिता, इसको C2, तो जब आप C1 निकालोगे तो यही फार्मूला लगेगा ना, आपको V निकालना, V इधर भेज दो, C इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा V बटा Q बटा C हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, पहले वाले का निकालना है, अगर V1 तो क्या हो जाएगा Q बटे C1 हो जाएगा। उसी तरह जब V2 निकालना है तो Q बटे C2 हो जाएगा। अब Q का वैल्यू दे दिया है, C1 वैल्यू मिल ही जाएगा 2, C2 वैल्यू मिल ही जाएगा 3, हल करके इसका आप आंसर बताओगे क्या होगा। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं सवाल? बोले ना बहुत बकवास सा सवाल है, देखने में थोड़ा पलंजर है लेकिन बहुत ईजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक हो गया, अगर यहां तक हो गया तो अगले सवाल पे आते हैं। अब आता है वर्ड प्रॉब्लम सवाल, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम सवाल किस तरह पूछा जा सकता है, पहले सिंपल सवाल लिया है। ये फार्मूला आप देख ही रहे हो, कौन सा फार्मूला है जो अभी मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। मैं बार बार हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप बिना कॉन्सेप्ट समझे इसके वन शॉट वीडियो को बिना देखे अगर डायरेक्ट सवाल कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। लेकिन जरा सोचो कि जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर ये अगर करने आओ तो तबाही मचा दोगे 100%। और याद रखना ऐसी चीज एकदम मुट्ठी में हो जाएगी आपके। तो ध्यान से समझो, कह रहा है किसी चालक को 100 माइक्रो कुलाम, ठीक है, आवेश दिया गया। किसी चालक को क्या दिया गया, आवेश, यानी क्यू कितना दिया, 100 माइक्रो कुलाम। माइक्रो हटाओगे तो 10⁻6 लग जाएगा कुलाम में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और आगे कहता है उस पे विभव 50 वोल्ट का है। विभव कितना, 50 वोल्ट का है। तो इसकी धारिता बताओ क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। धारिता, अगर आपको आवेश और विभव दिया हो, आवेश और विभव दिया हो और धारिता पूछ रहा हो, ठीक ना, तो इतना छोटा अगर सवाल पूछेगा तो आपको 1-2 नंबर में प्रश्न पूछ लेगा। तो क्या होगा फार्मूला, C = Q बटा V हो जाएगा। तो Q का वैल्यू इतना है रख दो, V का वैल्यू इतना है। जैसे ही इसे हल करोगे देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 × 10⁻⁻6 फैरेड आ जाएगा। और अगर 10⁻⁻6 हटाओगे तो देखो जब 10⁻⁻6 लगाते हो तो फैरेड हटता है, और 10⁻⁻6 हटाओगे तो फैरेड लग जाएगा, माइक्रो लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? इस तरह का सवाल आराम से इजीली डील करना होगा, ये बताई दिया आपको। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल देखो, इसी में 2 सवाल ठूस दिया है, ठीक ना। आपको C भी पूछ लिया है और संचित ऊर्जा भी पूछ लिया है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सवाल को मैं डिकोड करूंगा ना, मैं हूं ना समझाने के लिए, बस आप देखो। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। जैसे ऐसे बोल रहा है हम लोग काम करते जाते। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल, ये जो प्लेट है इस प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है। इस प्लेट का क्षेत्रफल यानी एरिया ए, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 3 × 10⁻2। 3.0 लिखो चाहे 3 लिखो, मतलब एक ही होता है, 10⁻2 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। फिर कहता है प्लेटों के बीच की दूरी, दूरी को बोलते हैं डी। ये सब कैसे मैं बता पा रहा हूं, जब आप उस वीडियो को देखोगे तो कॉन्सेप्ट जब समझोगे ना तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे क्या क्या दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। और इन सारी चीजों को एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से, जैसे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं वैसे और ज्यादा क्वेश्चन के साथ और ज्यादा डीपली तरीके से आपको संकल्प 2027 वाले बैच में मिलेगा। बहुत ही कम कॉस्ट है दोस्त, समझ रहे हो। आप लोगों के लिए वो कॉस्ट केवल इसलिए रखा गया है ताकि जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, उनको बस देने के लिए हो जाए। और जो प्ले स्टोर पे ऐप जा रहा है तो प्ले स्टोर का जो सर्वर यूज करता है पैसा, उसको देने भर के लिए हो जाए। मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं रखना है चार्ज, 3000 4000 5000 ऐसा कुछ नहीं है, 500 से भी नीचे है बहुत। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, समझ रहे हो ना। उतना तो आप पॉकेट मनी कहीं जाके खा लोगे। एक बार भरोसा करके अपने भाई पे उस बैच को प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है लीजिए। मैं बहुत उम्मीद से वो बैच बनाया हूं, समझ रहे हो ना। अगर आप उससे सपोर्ट नहीं करोगे तो छोटे क्रिएटर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर बड़े क्रिएटर धन्ना सेठ जो लोग हैं वो हमेशा आसन जमा के बैठे रहेंगे और नीचे की टैलेंट ऊपर कभी नहीं जा पाएगी। आप लोग ही मदद कर सकते हो, आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हो। तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि 25 तारीख को वो बैच जैसे ही आएगा उसमें इनरोल करना शुरू कर देना, ठीक है। जैसे ही इनरोल करोगे उसमें 25 से लेके 1 तारीख के बीच में प्रीमियम टॉपर नोट्स विद सोल्यूशन 5 साल के PYQ फ्री मिलेगा। और जो लेक्चर मिलेंगे सीरियल वाइज मिलेगा और समय से आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर लेना उसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहां तक हो गया। फिर कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी इतनी है, तो डी का वैल्यू कितना दे दिया, डी दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻³ लगा दोगे तो मीटर में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये पॉइंट को अगर उधर बढ़ा दोगे तो 6 × 10⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट उधर शिफ्ट होता है उधर तो माइनस में बढ़ता है, समझ आया। फिर आगे कहता है इसमें प्लेट के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है, 1000 वोल्ट, यानी वोल्टेज कितना दिया है, 1000 वोल्ट दिया हुआ है। अब इस स्थिति में कहता है आवेश, कह रहा है विभवांतर तक आवेशित किया गया, तो इसमें कितनी संचित ऊर्जा काम होगी ये पूछ रहा है। अब संचित ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बता ही चुका हूं, E = क्या होता है, संचित ऊर्जा निकालने का फार्मूला क्या होता है, E = होता है बच्चा 12 CV²। अब भी तो आपको दे दिया, 1000 वोल्ट कहां गया,
लिखा ना यहाँ पे, भी तो आपको दे दिया 1000 वोल्ट, लेकिन सी नहीं दिया, यही तो खेल खेला है, सी नहीं दिया। सी देने के बजाय क्षेत्रफल और दूरी जैसी चीजें दे दी। तो सी निकालने के लिए, जब दो प्लेटों के बीच में सी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नोड ए बटा डी होता है, ठीक है, वही चीज यहां लिखा गया है। अब साइलेंट नोड का वैल्यू फिक्स होता है कितना, 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12, और क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। और ये जैसे देखो ना, मिलीमीटर को मीटर में बदले 10 घाते माइनस 3 आया, दशमलव हटाओगे तो 6 गुणे 10 घाते माइनस 4 लिख सकते हो, तो इतना आया। अब इतना आने के बाद, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोगों के लिए एकदम नॉर्मल बच्चों का खेल है, ठीक है। अगर नहीं कर पाओ तो मैं हल्का सा हिंट भी दे देता हूं कैसे करना है। देखो यहाँ 10 घाते माइनस 12 है, 10 घाते माइनस 2 है, 10 घाते माइनस 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 घाते माइनस 14 हो जाएगा। और यहाँ 10 घाते माइनस 4 है, ऊपर जाएगा तो 10 घाते प्लस 4 हो जाएगा। अब 14 में घटाओगे तो 10 घाते माइनस 10 बटेगा, कितना बचेगा, 10 घाते माइनस 10 बचेगा। और यहाँ क्या बचा, इतना बचा, इतना बचा, और ये डिवाइड में 6 बचा, यही बचा है कि नहीं। अगर 3 को 2 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बटे के नीचे 2 बचा, और ऊपर में इतना बचा और इतना, और 2 को इससे काट दोगे तो भी कट जाएगा। तो ओवरऑल इतना बचा कट पीट करने के बाद, ठीक है ना, कट पीट करने के बाद इतना आपका बचता है, दिख रहा है जिसमें उंगली है मेरा। इतना बचने के बाद क्या करना है आपको, संचित ऊर्जा निकाल देना, सी का वैल्यू आ गया, लिख दिए, और विभव तो दिया ही है। इजी है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस तरह का कैलकुलेशन मुझे सीखना है, हमारा कैलकुलेशन इस तरह का वीक है, तो यहाँ पे देखो थंबनेल दिख रहा होगा कैलकुलेशन का, इस कैलकुलेशन के थंबनेल पे जाओगे, वीडियो वाले सेक्शन में ऐसे स्क्रॉल करोगे आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो 12th बेसिक कैलकुलेशन बाय विजय सर 24 ऑटोमेटिक आ जाएगा। हर चीज का इस चैनल पे व्यवस्था किया है, जहां पे आपको कमी आ सकती है। समझ आई मेरी बातें। अब बताइए क्लियर हुआ। अभी क्वेश्चन एकदम दाल भात जैसा लग रहा होगा, एकदम इजी कि नॉर्मल परोसो खाओ समझ रहे हो ना, यहां तक क्लियर हुआ। अब मेरे भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। चलो भैया, कह रहा है कि एक गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर 9 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखा सर्कल नहीं है, गोला है, क्या है, गोला। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसकी धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी, सी क्या ज्ञात करनी है, धारिता। और कह रहा है कि 1000 वोल्ट विभव अगर दिया जाए तो देने वाले, कह रहा है 1000 वोल्ट विभव दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए, साथ में आवेश भी बता दीजिए। साथ में क्या बता दीजिए, आवेश। अब आवेश निकालने का तो अभी जस्ट फार्मूला बताया, सी इंटू भी, सी इंटू भी दिखाएगी नहीं, यहाँ पे देख लो, दिख रहा है आवेश निकालने के लिए सी इंटू भी। तो इजी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है। अब एक गोले के लिए जब धारिता निकालना होगा, तो ये भी मैंने प्रूफ कराया अपने डेरिवेशन में, आप जाके देख लेना, ठीक ना, उस वन शॉट वाली वीडियो में। तो इसका प्रूफ जब करोगे तो क्या हो जाता है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू R होता है। क्या होता है, इतना हो जाता है। अब ये बात आपको पहले से ही पता है, पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़े होगे तो, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 0 का वैल्यू कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9 लिखते हैं। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अगर इसे पलट दो तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोड हो जाएगा, और ये पलट के क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हाँ या ना। तो इतने का वैल्यू आपको मिल जाता है। तो वही काम यहाँ किया गया है। देखो सी निकालने के लिए क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नोड R है, ठीक है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे कैसे किया गया है। देखो इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू रखा गया है इतना, ठीक है। फिर इंटू R का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बोलोगे तो 10 घाते माइनस 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ऊपर में कौन आ गया, 9 गुणे 10 घाते माइनस 2 आया, नीचे में क्या आ गया, 9 गुणे 10 घाते 9। क्लियर हुआ कि नहीं, 9 से 9 निपट गया, बचा 1, 10 घाते 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 10 घाते -9 ऊपर जाएगा, और -2 कितना हो जाएगा, -11। कुल मिला के यही आया कि नहीं, ठीक है। और जब ए आ जाएगा तो आपको क्या निकालना, आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश। तो आवेश निकाल दो, वैल्यू रख करके गुणा कर दोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि वोल्टेज तो दिया ही है 1000 वोल्ट। अब बताओ ये सवाल क्लियर हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पे आप डन करो कि 2027 में आने का चांसेस 99% है, और एक नहीं कम से कम 2 सेट से ज्यादा पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस वैरायटी पे, ठीक है। ये बहुत ही वायरल, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है मैं आपको बताता हूं। आप अगर मेरा वीडियो देखे होगे तो आपको याद है, जब मैं संधारित्र का सूत्र प्रूफ करा रहा था तो मैंने बोला कि एक डेरिवेशन ऐसा भी होता है कि बीच में t दूरी पे परावैद्युतांक रख दिया जाता है। कुछ याद आ रहा है, ठीक है, आंशिक परावैद्युतांक रख दिया जाता है, और इस आंशिक परावैद्युतांक रखने के बाद इसका फार्मूला जो प्रूफ होकर के आता है, वो फार्मूला कौन है, ये है, मैंने प्रूफ करा के दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की मोटाई d है, प्लेटों के बीच की मोटाई कितनी है, d है, ठीक है। और यदि
d/2 मोटाई की एक धातु की प्लेट रख दी जाए, यानी जो मैंने टी बोला है, टी ना रखे, टी ना बोल के क्या बोल रहा है, d/2 बोल रहा है, d/2 बोल रहा है। इस टी को हटा देते हैं, टी के जगह पे क्या है, यानी ये भी बोल सकते हो, चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि टी के जगह पे कितना रखा है, d/2 मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ रखा। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, जो धातु परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, कागज का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, इस टाइप की चीजें हो सकती है, ठीक है। तो कह रहा है मोटाई की परावैद्युत रखा गया है, ठीक है। फिर कहता है मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दी जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमें शुरू वाली धारिता पे फोकस करना होगा। तो शुरू वाली धारिता का फार्मूला होता है, जब ये नहीं रखा जाता है, जब ये नहीं रखा जाता है तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, C = एप्सिलॉन नोड A/D। सारा कुछ एकदम डिटेल में बताया हूं, जाके प्लीज देखो, आप डेरिवेशन नहीं रटना पड़ेगा। अगर आपको कहीं रटा हुआ लग गया ना, अगर लगे कि नहीं बंदा झूठ बोल के मेरे को उस वीडियो पे ले गया और सब रटना पड़ रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं, अपनी मां की कसम खा कह रहा हूं कि आप 20 लोग 30 लोग भी अगर कमेंट कर दोगे तुम्हारा समझाया हुआ नहीं आया डेरिवेशन समझ में, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे भाई लोग कि बहुत रट लिया, अब रटने वाला काम बंद कर दो प्लीज। हाथ जोड़ के निवेदन, अब सीखो, फील करो चीजों को, तब जाके आगे नीट, जेई या फिर CUT जो भी तुम तैयारी करना चाहते हो अच्छा कर पाओगे। हर फील्ड में अच्छे रहोगे अगर सीखोगे तो, क्योंकि जमाना अब स्किल का है, रटने वालों का जमाना नहीं है दोस्त, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कह रहा है धातु की पट्टी रखने से पहले ये होता है फार्मूला धारिता का, कोई दिक्कत नहीं। और जब धातु की पट्टी रख दिया जाता है ये आ जाता है फार्मूला, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना है तो अब देखो इसमें क्या क्या चेंजेस होगा। देखो ये तो सेम रहेगा, डी भी सेम रहेगा, टी अब बदल के कितना हो गया, d/2 हो गया। जहां जहां टी है वहां वहां क्या हो गया, d/2। अब परावैद्युत जो है वो क्या है, इन्फिनिटी होगी। क्या होगी, धातु के लिए जो परावैद्युत का मान होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। धातु के लिए जो के का मान होता है क्या होता है, अनंत होता है। अगर अनंत होता है तो ये वैल्यू तो ऐसे ही खत्म हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बचा क्या, इतना बचा, डी बचा और d/2 बचा, यानी एप्सिलॉन नोड A। अब बटे के नीचे क्या बचा, d-d/2 बचा और यहाँ पे C बचा, ठीक है। इसे थोड़ा सा और अगर हल कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नोड A, नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ लो, d बन जा, कितना हो जाएगा 2d - d/2 बचेगा। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इतना हुआ। इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 की एक बात हो जाएगा, d में से 2, d में से 1 d घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 1 d और नीचे में 2 बचा। पलटी मारोगे तो बटे के नीचे वाली चीजें कहाँ चली जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नोड A/d हो जाएगा। तो C = कितना हो गया आपका 2, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, इसके। अब कहोगे कहाँ, ये देखो, क्लियर है। अब ये क्या है, इसके रखने से पहले था, ये जो भी वैल्यू रहा हो, रखने से पहले कितना था C0, और परावैद्युत रखने के बाद क्या हो गया, धारिता बढ़ करके डबल हो गई। इसीलिए कोई भी कैपेसिटर आप देखोगे पंखा में जो लगा रहता है गोला वाला, जिसे हम लोग चोक भी कहते हैं, तो जो कैपेसिटर होता है उसको जब खोलोगे तो एकदम चमकीली सी पत्ती निकलती है, तो उसके बीच में जो होता है डाइलेक्ट्रिक्स होता है, और डाइलेक्ट्रिक्स का काम क्या होता है, धारिता के मान को बढ़ा देना। इसीलिए परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है। यहां तक समझ आई मेरी बातें। अब बताओ ईमानदारी से, यहां तक क्लियर हुआ नहीं दोस्तों? अगर यहां तक क्लियर हो मेरे भैया, यहां तक क्लियर हुआ मेरे भैया, तो एक क्वेश्चन अगर मैं दूं तो क्या कर पाओगे या नहीं? एक क्वेश्चन अगर मैं HW पे दूं तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, पक्का, प्रॉमिस? चलो तो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुम्हें, कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भैया, कि तुम्हारा शुरू में जब परावैद्युत नहीं रखे थे तो धारिता कितना था, एप्सिलॉन नोड A/d था, ठीक है। और तुमने जब के नाम का परावैद्युत रख दिया और इसका जो वैल्यू है वो 2 है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, परावैद्युत रख दिया, तो उस दौरान इसकी धारिता क्या होगी बताना है। और एक चीज और बता देता हूं, बीच की दूरी d है, बीच की दूरी d है, और यहां पे जो दिया हुआ है a, ये आपका d/3 है, d/ क्या है, 3 है। जरा बताना क्या होगा इसका आंसर। समझ आई मेरी बातें? अब बताओ, इस वीडियो में जितनी सारी चीजें मैंने बताया, हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, समझ रहे हो, हर वैरायटी के क्वेश्चन को मैंने कराया, वर्ड प्रॉब्लम से लेकर के डायग्राम से लेकर के हर एक चीज। तो बताओ आपको समझ आया या नहीं, मजा आया या नहीं? मैंने बोला ना कि फोड़ दोगे भाई, बोर्ड एग्जाम में ना तबाही मचा खाओगे। और मैं ऐसे ही बातें नहीं कर रहा हूं, पिछले सीजन के बच्चों को आप देख सकते हो
पिछले सीजन के बच्चे बोले कि सर एक प्लेटफॉर्म खड़ा करिए सर, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करिए सर, बड़े बड़े फीस ले रहे हैं लोग लेकिन अंदर में कुछ कंटेंट नहीं है। तो वो सोच करके मैंने अपने पिछले साल की पूरी कमाई यूट्यूब पे जितना भी मैंने कमाया पूरी अमाउंट मैंने लगा दिया उस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में बच्चों, ताकि कम से कम कॉस्ट में, एक नॉर्मल से कॉस्ट में जो कि माँ बाप से भी मांगना ना पड़े, अपने जेब के नॉर्मल कॉस्ट को पे करके तुम उस बैच को ले सको। और सोच के देखो उस प्ले स्टोर पे क्या है कि इतने ज्यादा बच्चे जुड़ गए, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। अभी वो ऐप लॉन्च किए 7 दिन ढंग से हो रहा है, हफ्ते भर में लगभग 6000 बच्चे उसे इंस्टॉल किए हैं, 6000 बच्चे इंस्टॉल किए हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों, केवल और केवल उसमें पढ़ना नहीं है, आपको सपोर्ट दिखाना है। अगर एक रिवॉल्यूशन लाना है, एक बदलाव लाना है, अगर छोटे क्रिएटर को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना है, तो प्लीज आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे मेरे लिए। और उस ऐप पे जो संकल्प 2027 का बैच है उसे जरूर इनरोल करना, क्योंकि सोच के देखो, अगर नॉर्मल तुम मास्टरमाइंड या अनसॉल्व भी खरीदने जाओगे 2-3 सब्जेक्ट का, तो तुम्हारा 500 से ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ या ना। लेकिन तुम्हें उसमें पूरे लेक्चर डिटेल पढ़ाए जाएंगे, समय से कवर किया जाएगा, अच्छे खासे एमसीक्यू, अच्छे खासे डेरिवेशन, अच्छे खासे न्यूमेरिकल, बिना रटाए। उस बैच का संकल्प क्या है? बिना रटाए सिखाना। संकल्प क्यों नाम रखा बैच का? मेरा संकल्प है कि बिना रटाए हर एक चीज को सिखाऊंगा और कम से कम समय में बच्चे अच्छी से अच्छी तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएगा, ठीक है। ये कराना मेरा मकसद है। और सबसे बड़ी खास मकसद क्या है कि उस बैच को अगर 25 से लेके 1 के बीच में इनरोल करते हो तो सोचो 5 साल का पीवाईक्यू विथ सोल्यूशन जाके कहीं मैच करा सकते हो, पिछले साल के पेपर को उठा करके सारे एनालाइज करके अच्छे प्रिडिक्शन के साथ क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है और सारे सब्जेक्ट के विथ सोल्यूशन आपको वहां पे 5 साल के पीवाईक्यू दी जा रही है। अब आप कहोगे कि अगर पीवाईक्यू दे दी जा रही है तो उसे तो मैं ही रटूंगा ना, रटना ही तो पड़ेगा। नहीं, पीवाईक्यू देने के साथ साथ उसका पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। जब उस बैच को लोगे संकल्प 2027 वाला, तो 27 वाले बैच में आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने के साथ साथ चैप्टर वाइज 5 साल के पीवाईक्यू को कराते चला जाऊंगा साथ में, ताकि आपको पीवाईक्यू को रटना ना पड़े। अब इतने कम कॉस्ट में मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं कि अगर आपको मजा ना आए ना, अगर आपको लगे कि नहीं बंदा सही नहीं पढ़ा रहा है, तो वो मैं चीज कहने वाला हूं जो अब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं कहा है कि अपने पैसे को तुम रिफंड ले सकते हो मेरे को कॉल करके। समझ रहे हो ना? इतना मैं चैलेंज देता हूं। कमजोर से कमजोर बच्चा जिनको डर लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हो पा रही, फिजिक्स से डर लग रहा है, केमिस्ट्री से डर लग रहा है, मैथमेटिक्स से डर लग रहा है या बायोलॉजी से डर लग रहा है, आप उस बैच को जरूर लो। उस बैच को आप जरूर लो। अगर उस बैच को लेते हो तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि फेल तो नहीं होने दूंगा। अगर जो फेल होने का डर रहा है कि फेल हो जाएंगे, मार्क्स कमाएगा, तो वहां पे फेल होने वाला चांसेस ही नहीं है। जो संकल्प 2027 के बैच को अच्छे से फॉलो करता है और अपने उम्मीद से ज्यादा मार्क्स अगर नहीं लाया तो मैं पैसा रिफंड कर दूंगा, वादा करता हूं आप लोगों से। ये बात नोट करके रख लो। इससे बड़ी बात कोई प्लेटफॉर्म नहीं कहेगा जो बड़े से बड़े पैसे कॉस्ट पे कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो अब मैं इतना ही कह सकता हूं। मैं हनुमान जी की तरह सीना तो चीर के दिखा नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि एक बार मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। अगर उस भरोसे पे खरा ना उतरा तो कभी उस बैच को मत लेना, किसी को लेने को मत कहना, एक बार जरूर से करो। धन्यवाद। समझ आई मेरी बातें? तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों 25 तारीख को बैच लॉन्च हो रहा है, प्लीज उसे एनरोल करो। और जो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से डाउनलोड कर लो, फ्री टॉपर नोट्स वहां पे दे दिए गए हैं, ठीक है, पूरी तरह से एकदम अच्छे क्वालिटी के, ऐसा जो कहीं तुम्हें प्रीमियम खरीदोगे तो भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो उस ऐप को जरूर डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना, विजय सर 24 दिख जाएगा, ठीक है। अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।